हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट है सामान्य अध्ययन पेपर जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए और जो पूर्णतः एससीईआरटी के पाठ्यक्रमों पर आधारित है उसके प्रैक्टिस सेट 8 को कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाएँ और जाके पहले उन सब चैप्टर्स को भी क्लियर कर लें जो हम लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मोर शेयर कीजिए। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो यह जो शासक था यह था अजातशत्रु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध और हर्यक वंश के जो शासक व इस वंश के संस्थापक बिंबिसार की जो हत्या की थी इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता या पिता की हत्या करने वाले के रूप में जाना जाता है और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो यह जो था झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 326 ईस्वी को झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ हुआ था, जो वितिस्ता युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और वितिस्ता युद्ध को हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक डैश अंक की अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या है। तो पैन में कुछ कितने डिजिट होते हैं यही पूछ रहा है सवाल हमसे। तो कुल 10 डिजिट होते हैं। पैन का पूर्ण रूप अस्थायी खाता संख्या है। पैन का जो होता है परमानेंट एड्रेस जो होता है नंबर। और वहीं अगर पैन कार्ड केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की देखरेख में आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और पैन विभाग को व्यक्ति के सभी लेन देन को विभाग के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है। और पैन कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली भी है जिसमें किसी व्यक्ति या कंपनी की सभी संबंधी कर संबंधी जानकारी एकल पैन संख्या में दर्ज की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वज्जी संघ जो था 8 गणतंत्रों का एक समूह था और युद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें 8 वज्जी संघ के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। तो यह जो साम्राज्य था यह मगध का था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध साम्राज्य में संभवतः मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटार्क ने किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के जो शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था यह थे राजा टोडरमल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि राजा टोडरमल को जो है अकबर के दरबार में वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था और राजस्व विभाग को दीवाने कुल के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। तो यह कौन थे? तो यह थे बीरबल। बीरबल जो थे अकबर के द्वारा चलाए गए नए धर्म दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू था और उसका जो वास्तविक नाम था, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, महेश दास। क्या नाम है बीरबल का? तो महेश दास नाम था इनका। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन जो थे वह अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन अकबर का दरबारी कवि था एवं अकबर के नवरत्नों में से एक था। तानसेन का असली नाम भी जान लीजिए, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? राइट आंसर हो जाएगा घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एक राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन का एक वार्षिक माप है जिसे मूल्य ह्रास के प्रभाव के अनुसार समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो यह किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने जो है 1025 ईस्वी में आक्रमण करके इसे पूरी तरह से लूट लिया था और सोमनाथ मंदिर अपनी धन संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था।
और एक बात पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने जो है भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया क्योंकि। तो क्यों किया गया था? तो इसके सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का जो है विरोध किया गया तथा इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। और भारत के संवैधानिक सुधारों के भविष्य का निर्धारण करने वाले इस आयोग में जो है एक भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण है जो साइमन कमीशन का विरोध किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो इसके जो संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी को की थी। और वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्हें आधुनिक भारत के पिता या भारत के राष्ट्रवाद का जनक इत्यादि सम्मान प्राप्त है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइए। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया था पहले कौन से स्थान पे? तो सीरियली जब हम सजाएंगे तो हम पाएंगे कि जो ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर बम्बई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था सिपाहियों के द्वारा, और इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं हम। 1857 विद्रोह जो है सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, और इसका तत्कालिक कारण था कारतूस, गाय और सुअर की चर्बी का लेप, जिसे दांतों से हटाना पड़ता था, जो हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं के विरुद्ध था। और वीर सावरकर ने इस विद्रोह को जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया था, और जबकि बेंजामिन डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बतलाया था। ये कुछ कथन टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम, तो आप इन कथनों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद व हिंदू मुस्लिम एकता से आशंकित लॉर्ड कर्जन ने जो है प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए सांप्रदायिकता के आधार पर वर्ष 1905 ईस्वी को जो है बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक को भारत में सर्वप्रथम जो है बेलगाम कर्नाटक से होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो यह जो सदस्य थे स्वराज पार्टी के। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास जो है 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने जब 13 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसी के जो है परिप्रेक्ष्य में जो है मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज दल का गठन कर दिया था। और यह कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना की गई थी, और इसी जो है कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा, और यह उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। अगला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो यह किया गया था दांडी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह बीपीएससी पीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है दांडी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, और इस आंदोलन को जो है पूरे भारतवर्ष में शुरू किया गया था, लेकिन गांधी इरविन समझौता 1931 के द्वारा इस आंदोलन को जो है स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वह 1761 ईस्वी को हुआ था, और यह युद्ध जो था मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और इस युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो यह नहर है पनामा नहर। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है, और इसका निर्माण जो है 1914 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो उत्तर अमेरिका के तट से जो धारा गुजरती है इसका नाम है लेब्राडोर धारा। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा, और यह जो लेब्राडोर धारा है उत्तरी अमेरिका से के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय जलधारा है, और यह धारा बैफिन की खाड़ी से बहकर गल्फ स्ट्रीम धारा में मिल जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग में से एक है, जहाँ पे जहाज़ों की अत्यधिक आवाजाही के कारण इसे शिपिंग लेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, टैगा का अर्थ है। तो टैगा का क्या अर्थ होता है? तो शंकुधारी वन जो होते हैं, इसका अर्थ होता है टैगा। टैगा का अर्थ शंकुधारी वन से है और यह शंकुधारी जो होता है बायोम होता है। इसमें पाइन, स्प्रूस और लॉन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है और यह जो भारत में हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है टुंड्रा वन में, टुंड्रा क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो है ओडिशा में स्थित है और भारत के ये पूर्वी तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी या सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, जीएनपी का अर्थ क्या है? तो जीएनपी का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हो जाएगी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो होता है, यही कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ मुक्त बाजार तत्वों और कुछ समाजवादी तत्वों के साथ संगठित अर्थव्यवस्था है जो शुद्ध पूंजीवाद और शुद्ध समाजवाद के बीच कहीं एक निरंतरता पर स्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, कई बार बीपीएससी आयोग पूछ चुकी है इस सवाल को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल। जो केरल है, थोरियम की प्राप्ति मोनाजाइट बालू का निक्षोपे से होती है और थोरियम जो होता है वह केरल के समुद्री तट में रेत से भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और थोरियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो यह राज्य है हमारा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां जो सल्फर का 90% भाग आयात किया जाता है और देश में इसका उत्पादन 125 से 150 लाख टन है। और इसके प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु, पंजाब प्रमुख हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो सभी को पता होगा नो डाउट, यह था सागर टेथिस सागर। हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है और इसके जो निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत एवं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो राज्य हो गुजरात, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? तो किस राज्य को नहीं मिलती हैं? तो यह हो जाएगा श्रीनगर। सूर्य की सीधी किरणें श्रीनगर पर नहीं पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरण कर्क एवं मकर रेखा पर पड़ती है और श्रीनगर जो है कर्क रेखा से बहुत दूर है, इसलिए इस पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो वह राज्य हो जाएगा असम राज्य। असम की जो सीमा है म्यांमार से नहीं लगती है। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम से स्पर्श करती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। किसी वस्तु का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाना कहलाता है? तो यह कहलाता है कीमत। वस्तु का विनिमय मूल्य पैसे में व्यक्त किया जाता है। यह विनिमय मूल्य पैसों को विनिमय के माध्यम का साधन बनाता है, इसलिए किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत बतलाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, सकल लाभ का अर्थ है? तो सकल लाभ का जो अर्थ है यह है कुल व्यय के राशि से कुल प्राप्ति की राशि। कुल व्यय के राशि से कुल प्राप्ति की राशि को हम सकल लाभ कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एंड बॉन्ड खरीदने को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो निवेश। ऑप्शन जो बी हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत विदेशी निवेशकों द्वारा कंपनी के प्रबंधन में शामिल हुए बगैर शेयरों एवं बॉन्ड का क्रय समावेशित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा रही थी? तो यह जो पंचवर्षीय योजना थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी जो लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि जो हासिल हुआ था 6.8%।
अगला सवाल है हमारा, श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होता है? तो श्रम का विभाजन जो होता है बाजार की सीमा के द्वारा जो होता है नियंत्रण होता है या सीमित होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति डैश में होती है? तो यह जो शक्ति प्राप्त है यह है लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जो है कानून बना सकती है तथा ऐसे विषय पर जो किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं है उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगले सवाल को देखना है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवहन नियोजन सूची का विषय है? तो यह जो विषय है यह समवर्ती सूची है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो सूची का विषय है? तो यह जो है संघ राज्य है उसका विषय है। केंद्रीय पुलिस बल, सेना, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो आदि जो होते हैं केंद्रीय सूची के विषय होते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक सूची का विषय है? तो यह जो विषय है संघ का विषय है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो इसे 1975 ईस्वी को जो है राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लंका द्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया? तो यह किया गया था 1973 ईस्वी को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 को और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया था? तो यह था अरुणाचल प्रदेश, जो कि 1972 ईस्वी को तक जो है नेफा के नाम से जाना जाता था और 1972 से 75 तक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 1986 में अनुच्छेद 219 क के तहत जो है अनुच्छेद 240 में संशोधन के बाद अरुणाचल प्रदेश को पुण्य राज्य का दर्जा मिल गया। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था सन 1949 को। नेक्स्ट है हमारा सवाल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है अरस्तु का है। अरस्तु के अनुसार जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक है, वह बिना समाज के नहीं रह सकता है। नेक्स्ट सवाल है, राजनीतिक शास्त्र को माप विद्या किसने कहा है? तो यह कहा है ब्राइस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया था? तो ये इसके आविष्कारक थे यान डोनाल्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है वह तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग उनके पृष्ठ के ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि शुष्क तापमान पर तारे अलग अलग आवृत्ति के रंग उत्सर्जित करते हैं। अगला सवाल है हमारा, किसी तरंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो यह होता है आयाम के वर्ग के। नेक्स्ट है हमारा सवाल, मधुमक्खी का डंक से युक्त होता है? तो मधुमक्खी के जो डंक में युक्त होता है वह है एक लवण विलयन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मधुमक्खी के डंक में एक प्रकार का तरल होता है जिसे फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और फॉर्मिक का प्रयोग जो होता है फलों के परिरक्षण में तथा कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। सवाल है हमारा, हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है? तो यह प्रकट करता है CO के द्वारा। हीमोग्लोबिन CO के प्रति अधिकतम आकर्षण प्रकट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अनिद्रा के लिए किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो इसे हम अनिद्रा कहते हैं, इंसोमनिया। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया, इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो इसमें जो है भूरे से नीला काला रंग का जो है परिवर्तन को देखा जा सकता है। अगला सवाल है, होम्योपैथी के जनक कौन है? तो इसके जो जनक है सैमुअल हैनीमैन जो है होम्योपैथी के जनक हैं। नेक्स्ट सवाल है, पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो इसका संचयन पित्ताशय में होता है। पित्ताशय एक छोटा सा अंग है जिसमें छोटी आंत में स्रावित होने वाले पहले पित्त यहीं पर संचयित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, स्वदेशी आंदोलन भारत डैश के दौरान हुआ था? तो यह जो हुआ था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो किन के बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच जो है हस्ताक्षर किए गए थे। 1916 का जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें जो है आयोजित दोनों दलों में एक संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, और 1916 में लखनऊ समझौते पर जो है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई? तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
समाचार लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था। तो कौन सा समाचार लिखा गया था? तो यह था केसरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, तो यह जो है उपयुक्त सब कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद का पूर्ण रूप सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन नियमित रूप से उत्पादन संरचना, सापेक्ष कीमतों और आर्थिक गतिविधियों की बेहतर रिकॉर्डिंग के लिए खाते में किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि 1985 से 1905 को कहा जाता है, तो यह जो अवधि है इसे कहा जाता है मध्यम चरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो यह थे बतख मियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यह करंट अफेयर्स का सवाल हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। ऑप्शन जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, हमारा अगला सवाल है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तब भारत का वाइसरॉय कौन था? तो यह थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा से ली गई, तो किससे ली गई थी? तो यह ली गई थी रूस से। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, तो यह पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो जाति जो नहीं है वह होगा महोगनी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पूछ रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जब आप मिलाएंगे और इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप मिला के देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आप जान लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस को हम 5 जून मनाते हैं, वानिकी दिवस 20 मार्च को, विश्व पर्यावास दिवस जो है 3 अक्टूबर और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, सुमेलित कीजिए। फिर से है, एक तरफ जो है आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो जो सिमलीपाल हो जाएगा वह हो जाएगा, आप इसे मिलाएंगे तो सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा में हो जाएगा, दिहांग बिहांग जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, नौक्रेक जो हो जाएगा वह मेघालय में और कंचनजंगा जो हो जाएगा वह हो जाएगा सिक्किम में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन जो डी है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, फिर से है, सुमेल कीजिए। तो एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक तरफ राज्य है, तो जब इसको मिलाएंगे तो आप पाएंगे जो कांगेर की घाटी है यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, वहीं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जो है कर्नाटक में अवस्थित है, और कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, और सुल्तानपुर पक्षी जो है यह हरियाणा में अवस्थित है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक तरफ पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य को दिया गया है, तो जब हम मिलाएंगे बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह फिर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोवा, इसका जो हो जाएगा मिलान करने पर गोवा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कांगेर की घाटी यह हो जाएगा छत्तीसगढ़, यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। ओरंग अभ्यारण्य यह हो जाएगा असम, यह हो जाएगा असम। ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा यह ओडिशा। देन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी मिला के ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो जो नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, नल्ला मल्ला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बुंडाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे हाल ही में यूनेस्को में मानव तथा जीव मंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया, कहाँ स्थित है? तो यह जो अवस्थित है यह अवस्थित है ऑप्शन सी, श्रीलंका में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो जो अवस्थित है यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका जो अनुक्रम
ऑप्शन बी हो जाएगा, मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल तथा झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम, सारामती शिखर नागालैंड, उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका जो सुमेलित हो जाएगा आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 जो है यह सही सुमेलित है। अगले सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो यह जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंध है? तो यह जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो यह जो प्राणी है यह है गंगा के डॉल्फिन, जिसे अक्टूबर 2009 में जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो यह जो है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यह किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो यह देखा जाता है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं जल्दी इसके दूसरे पार्ट को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।